Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start the last unit, that is nuclear physics, unit 16 according to UHF syllabus. और इसमें क्या है कंटेंट्स जी, हम एक तो इंट्रोडक्शन देखेंगे न्यूक्लियस की, न्यूक्लियन नंबर देखेंगे, चार्ज नंबर देखेंगे, और फिर हम रेडियो एक्टिविटी को देखेंगे और उसमें से जो रेडिएशन एमिट होती हैं उनको देखेंगे। इसके अलावा कुछ बेसिक टर्म्स हैं लाइक एक्टिविटी क्या है, डिके कांस्टेंट क्या है, और जो रिलेशन है एन लैम्डा उसको देखेंगे। फिर हाफ लाइफ वाला टॉपिक है, उसको हम जो है वो डिटेल से देखेंगे, और फिर डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ के दरमियान जो रिलेशन है इसको देखेंगे। देन वी हैव द न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन, फॉर एग्जांपल के अल्फा बीटा गामा रेज निकलने के बाद जो बाकी न्यूक्लियस बचता है उसमें क्या जो है वो चेंजिंग आती हैं, और फिर हम देखेंगे कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में कैसे मास, एनर्जी और मोमेंटम और चार्ज कंजर्व रहता है, राइट। एंड देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, एंड देन वी हैव टू लर्न द रिलेशन इज इक्वल टू m² इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। फिर हमारे पास दो बेसिक न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियर फिशन है और न्यूक्लियर फ्यूजन है, उसको देखेंगे। और लास्ट में फिर जो है हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स को भी देखेंगे। तो इसमें आप जरा गौर कीजिएगा, तरतीब हमारी डिफरेंट हो सकती है पढ़ने की। फॉर एग्जांपल पहले हम ये पढ़ेंगे और फिर हम फर्स्ट नंबर पे हम ये पढ़ेंगे, फिर हम जो है वो ये मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन और बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे, फिर हमें पढ़ना पड़ेगा जी रेडियो एक्टिविटी, फिर हमें न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन पढ़ना पड़ेगा, और फिर हम जो है वो हाफ लाइफ पढ़ेंगे, फिर हम एक्टिविटी पढ़ेंगे, और फिर हम ये कंजर्वेशन पढ़ेंगे, और फिर हम जो है न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन पढ़ेंगे, और लास्ट में हम जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स पढ़ेंगे। तो हमारी तरतीब जो है वो थोड़ी सी चेंज होगी। तो इस सिलसिले में हमारे पास आज का जो फर्स्ट लेक्चर है, द फर्स्ट लेक्चर इज अबाउट द फॉलोइंग कंटेंट्स। हम इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर फिजिक्स देखेंगे जी, और इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट देखेंगे मास इफेक्ट का, बाइंडिंग एनर्जी का, और कैसे ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, उसको देखेंगे। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है उसको देखेंगे, और अल्फा बीटा गामा रेज की नेचर को देखेंगे। एंड देन वी हैव एट लास्ट वी हैव सम प्रैक्टिस एमसीक्यूज रिलेटेड टू दीस टॉपिक्स। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। जैसा कि आपको पता है कि दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट deals with the central part of the atom. So अगर आप जनरली साइज ऑफ द एटम को देखें ना, वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, और इसको आप एक एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं, राइट। और जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है, जिसको आप 1 फर्मी भी बोलते हैं। रिमेंबर फेमटो इज 10⁻⁻15 मीटर, सो फर्मी इज बेसिकली फेमटो इज 10⁻⁻15, फेमटो इज प्रीफिक्स, बट फर्मी मीन्स 10⁻⁻15 मीटर। तो अगर आप इनका रेशो लें, सो साइज ऑफ द एटम डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, तो ये आता है 10⁻⁻10 ओवर 10⁻⁻15, सो दिस इज 10⁻5, यानी कि साइज ऑफ द एटम इज 10⁻5 टाइम्स द साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है जी। नाउ व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इफ दिस इज द न्यूक्लियस, परहैप्स दिस इज द एटम, ये शायद इससे भी बड़ा एटम है। सो दैट इज व्हाई वी से दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में अरेंज होते हैं, बट जनरली दिस स्पेस इज एम्प्टी। और इस एम्प्टी स्पेस में के दरमियान में, जो एटम के दरमियान में न्यूक्लियस होता है, जो कि इतना छोटा पार्ट है, 100% ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम वो इसी सेंट्रल पार्ट के अंदर होता है, जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हैं। इट कंटेन्स 99% ऑफ एटॉमिक मास। एटम का जितना भी मास होता है उसका ऑलमोस्ट 100%, मैंने 0.1% वो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर वेरी लाइटर पार्टिकल्स, राइट। सो ये जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम होता है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, उसमें 100% ऑफ द एटॉमिक चार्ज और 99.9% ऑफ द एटॉमिक मास होता है। सो जो न्यूक्लियर फिनोमेनास होते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है, इट हैज नथिंग टू डू विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड दैट एटम। इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ किससे होता है? न्यूक्लियस से होता है। So because most of the space inside the atom is empty, that is why most of the alpha particle were able to pass straight through the gold foil, and very few were reflected back at an angle of greater than 150 डिग्री, जिससे आपको पता लगा था कि वो बहुत ही हार्ड चीज़ है। देखें, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन जो डिस्कवर किया वो बाद में किया, जो रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के थ्रू न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, उससे पहले जब जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को जो है वो डिस्कवर किया था। सो इट मीन्स कि इफ दिस इज द न्यूक्लियस एंड परहैप्स दिस इज द एटम, ये शायद एटम से भी बड़ा हो। अब ये जो छोटा सा पार्ट है, इट कंटेन्स 100% ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम और 99% ऑफ मास, एटॉमिक मास। मैंने 0.1% इलेक्ट्रॉन के लिए छोड़ दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वैलेंस शेल्स है, बाहर वाले शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सो जो न्यूक्लियर फिजिक्स है वो इसी सेंट्रल पार्ट की स्टडी का नाम है। जब रदरफोर्ड ने अपना गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे वो डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस भी हुई, उसमें वाई मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर एबल टू पास स्ट्रेट थ्रू दैट गोल्ड फॉइल, वो इसी वजह से हुए थे कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम वाज एम्प्टी। So very few particles were able to reflect it back. Very few alpha particles were able to reflect it back at an angle of greater than 150 डिग्री, जिससे आपको पता लगा था कि ये जरूर किसी हार्ड चीज़ से टकराए होंगे, और फिर उस हार्ड चीज़ को न्यूक्लियस का नाम दिया था। सो जो न्यूक्लियर फिजिक्स है वो इसी सेंट्रल पार्ट की स्टडी का नाम है। ये जो न्यूक्लियस है, इसकी जो डेंसिटी है ऑलमोस्ट 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। इसकी जो डेंसिटी है ये इंडिपेंडेंट है एटॉमिक नंबर से, राइट। ये देखिए, डेंसिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो रेडियस ऑफ द कोई भी न्यूक्लियस होता है ना, वो हम लेते हैं इस फॉर्मूले से, राइट। R इज इक्वल टू R0 A, जो कि मास नंबर होता है इसकी पावर 1/3। सो ये जो R0 होता है ये 1.2 फेमटोमीटर होता है। देखिए, किसी भी न्यूक्लियस को बेसिकली हम ऐसे लिखते हैं, राइट, ZXA। तो उसमें अगर हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेने हो तो वो Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। इस तरीके से अगर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लेने हो तो इट इज़ A - Z, ये n के बराबर होता है। और अगर हमने सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स लेने हो तो ये A होता है, राइट।
सो इसको आप मास नंबर भी बोलते हैं. दिस इज हाउ आवर न्यूक्लियस इज रिटन. तो कमिंग बैक टू द डेंसिटी प्रॉब्लम, सो ये जो मास नंबर है इसकी जगह इसको आप ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. प्रोपोर्शनल होता है ए के. वॉल्यूम जो है वो होता है, क्योंकि हम न्यूक्लियस को स्फीयर कंसीडर करते हैं, तो वो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब. तो आप इस आर की ये वाली वैल्यू पुट करते हैं इधर, तो ये आ जाएगा आर नॉट क्यूब इंटू ए. सो पुट दिस वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ओवर हियर, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए से कैंसिल आउट हो गया. ये सारे फैक्टर कांस्टेंट हैं. तो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस रिमेन्स कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस. यानी कि न्यूक्लियस चाहे छोटा है चाहे न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, तो उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है. सो दिस इज हाउ अ न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड. अच्छा जी, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जब रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस को डिस्कवर किया. तो उसके बाद ये कहा गया कि सिवाय हाइड्रोजन के, अगर आप हीलियम की बात भी करें, तो सपोज हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, राइट. और आप जानते हैं कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान में एक फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, और वो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, कूलम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो अगर आप आर को कम करेंगे तो ये फोर्स बढ़ेगी. तो इनके दरमियान तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स है, और ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है बिकॉज ऑफ द सिमिलर चार्जेस. तो क्यों न्यूक्लियस जो है फिर न्यूक्लियस टूटता क्यों नहीं है? हीलियम का न्यूक्लियस फिर टूट क्यों नहीं जाता? इसका मतलब है कि कोई और फोर्स भी है. देखिए, न्यूक्लियस कब टूटता है? जब उसको तोड़ने वाली फोर्सेज यानी कि रिपल्सिव फोर्सेज बढ़ जाएं और उसको जोड़ने वाली फोर्सेज यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेज कम हो जाएं, राइट. तो अगर ये न्यूक्लियस नहीं टूट रहा, इसका मतलब है कि कोई अट्रैक्टिव फोर्स है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू दिस रिपल्सिव फोर्स. अब हम सोचते हैं कि कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स हो सकती है. हमारे ध्यान में आता है कि F इज इक्वल टू Gm1m2 ओवर आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों प्रोटॉन का मैस है ना, तो मैस की वजह से इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स होगी. तो फिर हमें अंदाजा होता है कि ये फोर्स तो बहुत वीक है. इनफैक्ट हमने जो नेचुरल फोर्सेज पढ़ी हुई हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो ये जो 5 फोर्सेज ऑफ नेचर है उनमें सबसे वीक ग्रेविटेशनल फोर्स है. देखिए, कुदरत का एक कानून है. नेचुरल फोर्सेज के बारे में कुदरत का कानून ये है कि strength of the force is inversely proportional to the range of the force. तो किसी फोर्स की रेंज जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी कम होगी. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट हैज़ द लॉन्गेस्ट रेंज, इसका मतलब है इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम है. सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकर ऑफ ऑल दी फोर्सेस. तो फिर कौन सी फोर्स है जो इस फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करेगी, जो 2 प्रोटॉन्स के दरमियान होती है? तो ये जो फोर्स है, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स 2 तरह की होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स. हम अपनी फोकस करेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और जब मैं न्यूक्लियर फोर्स कहूंगा तो मेरा मतलब होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है एंड इट इज स्ट्रॉन्गर देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन, देन द कूलम्स फोर्स, व्हिच इज इक्वल टू K(Q1Q2) ओवर आर स्क्वायर. तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है, राइट. और ये इससे ज़्यादा ताकतवर है, इलेक्ट्रिक फोर्स है. और यही इलेक्ट्रिक फोर्स है, यही जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो न्यूक्लियॉन्स को आपस में बाइंड किए रखती है. और न्यूक्लियस कब टूटता है? जब ये अट्रैक्टिव फोर्सेज कम हो जाती हैं और रिपल्सिव फोर्सेज बढ़ जाती हैं. उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम बाद में देखेंगे. अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की कुछ नेचर है, किस लिए प्रोड्यूस होती है? दरअसल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान एक पार्टिकल होता है जिसको पाई मेसॉन बोलते हैं, वो इंटरचेंज होता है और ये फोर्स जन्म लेती है. दिस इज बियॉन्ड योर स्कोप, तो बस आप इतना याद रखें कि ड्यू टू द इंटरचेंज ऑफ द पार्टिकल पाई मेसॉन्स दिस फोर्स इज जनरेटेड. सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से एक ये है कि शॉर्ट रेंज फोर्स है. जो न्यूक्लियर फोर्स है उसकी रेंज शॉर्टेस्ट है और स्ट्रेंथ ग्रेटेस्ट है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी रेंज ग्रेटेस्ट है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो स्मॉलेस्ट है. शॉर्ट रेंज है जी न्यूक्लियर फोर्स. आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर फोर्स. चार्ज इंडिपेंडेंट है, पार्टिकल पर चार्ज हो चाहे ना हो, लेकिन अगर वो न्यूक्लियस की विसिनिटी में, उस इलाके में है, उस रेंज में है, 10⁻⁻15 के अंदर है, तो उस पर ये लगेगी चाहे पार्टिकल पर चार्ज हो चाहे पार्टिकल पर चार्ज ना हो. इसके अलावा स्पिन डिपेंडेंट है, उन पार्टिकल पर लगती है जिनके जो स्पिन है वो 1/2 हो. इसके अलावा हम इसको एक्सचेंज फोर्स बोलते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि पार्टिकल्स होते हैं पाई मेसॉन, उनके एक्सचेंज की वजह से जो है वो ये वजूद में आती है. तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, इट हैज़ चार्ज सिमेट्री. चार्ज सिमेट्री का मतलब क्या है कि जितनी फोर्स प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान है उतनी ही फोर्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान है, और उतनी फोर्स न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान है. और ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, शॉर्ट रेंज होती है ना, तो अगर एक न्यूक्लियस में 100 न्यूक्लियॉन्स हैं तो जो सेंटर में पड़ा है वो 100 के 100 को अट्रैक्ट नहीं करेगा, उसकी रेंज नियरेस्ट न्यूक्लियॉन्स तक जाके खत्म हो जाएगी. तो इट हैज़ दी शॉर्ट रेंज, जो मैंने भी जो है वो बात की है. सो इफ वी हैव force between proton and proton, if we have force between proton and neutron, and if we have force between neutron and neutron, तो याद रखिए कि F between proton and neutron is equal to F between neutron and neutron, and that is greater than force between the proton and proton. I am talking about the overall force. 2 प्रोटॉन्स के दरमियान में 3 फोर्सेज होंगी, इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी, वो माइनस की, उसको माइनस कर दें, क्योंकि इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो न्यूक्लियर फोर्स है. न्यूक्लियर फोर्स का इस तरह का कोई फार्मूला नहीं होता, राइट. सो प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान में 3 फोर्सेज होंगी, बिकॉज ऑफ देयर मास, ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ऑफ देयर चार्ज, कूलम्स फोर्स, एंड ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. इनके दरमियान सिर्फ 2 होंगी, क्योंकि प्रोटॉन पर चार्ज है, न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं है, तो इनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होगी, रिपल्सिव नहीं होगी, सिर्फ 2 अट्रैक्टिव होंगी, ग्रेविटेशनल और न्यूक्लियर फोर्स. और इसके दरमियान में ग्रेविटेशनल और न्यूक्लियर फोर्स होगी. तो इसमें 2 ग्रेविटेशनल और न्यूक्लियर अट्रैक्टिव है, लेकिन उसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको एक रिपल्सिव फोर्स को, तो ओवरऑल फोर्स इसमें कम हो जाएगी. तो ये बात याद रखिएगा कि FPN इज इक्वल टू FNN एंड दैट इज इक्वल टू F, दैट इज ग्रेटर देन FPP. जो प्रोटॉन्स के दरमियान है वो फोर्स जो है वो सबसे वीक होती है. तो न्यूक्लियस के अंदर जो रेजिडेंट ऑफ द न्यूक्लियाई होते हैं हम उनको न्यूक्लियॉन बोलते हैं. सो व्हेन आई से न्यूक्लियॉन, इट मींस वी हैव न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. मास ऑफ द प्रोटॉन 1.67 into 10⁻⁻27 kg होता है. AMU में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 1.007276 U. एंड रिमेंबर 1 U इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दैट इज 1.67 into 10⁻⁻27 kg. ये इक्वेशन याद रखिएगा. आप कहेंगे सर ये तो एनर्जी है, ये 1 U का एनर्जी इक्विवेलेंट है, यानी कि अगर आप 1 AMU की एनर्जी बनाएंगे तो वो इतनी आएगी. सो ये जो इक्वेशन है ये बड़ी यूजफुल इक्वेशन है. फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको एनर्जी दी है जी, मैंने मास दिया है फॉर एग्जांपल, चलें इसी की बात कर लेते हैं. ये जी मास ऑफ प्रोटॉन है, इसकी एनर्जी इक्विवेलेंट कितना होगा? तो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितनी आ जाएगी? इसको आप कंप्लीट एनर्जी में कन्वर्ट करें 1.007276 U की जगह आप क्या लिख देंगे? तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसका एनर्जी इक्विवेलेंट आ गया, राइट. तो ये फार्मूला जो है, दिस फार्मूला इज वेरी यूजफुल टू सॉल्व दिस सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स. सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तकरीबन बराबर होता है. हैविंग सेड दैट, जो प्रोटॉन होता है
इसकी रीडिंग जो है वो इसके मैथ की ये होती है, न्यूट्रॉन के मैथ की रीडिंग ये होती है। न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन, लेकिन हम जब न्यूमेरिकल यूज़ करते हैं बाइंडिंग एनर्जी के नहीं और दूसरे, तो फिर हम इनके मैथ को सेम लेते हैं, अदरवाइज हम इनकी मैथ की ये वाली वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिन टर्म्स को जो है वो हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। दीज टर्म्स आर फॉर एग्जाम्पल वी हैव आइसोटोप्स। So isotopes of an element have same atomic number but different atomic mass. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप आपको दिखाए जा रहे हैं, जिसको आप प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम बोलते हैं। So they have the same number of protons in them. और एक बात याद रखिएगा, किसी भी न्यूक्लियस की अल्टीमेट आइडेंटिटी क्या होता है? These are the number of protons in the given nucleus. अगर एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन जितने मर्जी हो, अगर प्रोटॉन एक है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या है, वो हाइड्रोजन है। अगर उसमें 2 प्रोटॉन हो जाएंगे तो फिर वो हीलियम हो जाएगा। सो ये जो आइसोटोप्स होते हैं सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये आपको कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, यूरेनियम और सल्फर के कुछ आइसोटोप्स दिखाए गए हैं। आप देख लीजिए कि एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन इनका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। एंड देन वी हैव द कांसेप्ट ऑफ आइसोबार्स। आइसोबार्स उलट होते हैं, दे हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, राइट। सो इनका एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पर ये सी नहीं आएगा, ये चीज़ को देख लीजिएगा, ये चेंज कर लीजिएगा, बिकॉज अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो गए तो नेचर ऑफ द एलिमेंट चेंज हो जाता है। सो आइसोटोप्स में जो है मास नंबर डिफरेंट था, एटॉमिक नंबर सेम था, यहाँ पे मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, राइट। एंड देन वी हैव आइसोटोन, ऐसे न्यूक्लियाई जिनके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो। और सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 14 माइनस 6 8, 15 माइनस 7 8, 16 माइनस 8 8। तो हम इन तीनों को क्या बोल सकते हैं? आइसोटोन्स बोल सकते हैं। सो ये आप देख सकते हैं आइसोटोन्स की एग्जांपल टेबल के मुताबिक दी हुई है। इनमें सब में जो है वो क्या है जी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? 8 8 ही आ रहे हैं। तो हम इन तीनों न्यूक्लियाई को क्या कह सकते हैं? आइसोटोन कह सकते हैं। सो हियर वी हैव द कंपैरिजन इन दिस टेबल कि जी जो आइसोटोप है उसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोबार में एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर सेम होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है इनमें डिफरेंट होते हैं, इनमें और में नॉट भी, उसमें ऑलवेज सेम होते हैं आइसोटोन्स में। सो दिस वाज द इनिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस ऑफ द एटम है। कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन है, देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर फोर्सेज, मैंने जैसा कि बताया आपको, एक अट्रैक्टिव होती है और दूसरा शॉर्ट रेंज होती है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, न्यूक्लियर फोर्सेज आर, 4 प्रॉपर्टी दी गई हैं, आपने बताना कौन सी सही है कौन सी नहीं सही। चार्ज डिपेंडेंट, शॉर्ट रेंज, स्पिन डिपेंडेंट या वीक फोर्स। तो चार्ज डिपेंडेंट तो नहीं होती, शॉर्ट रेंज होती है, स्पिन डिपेंडेंट भी होती हैं। तो पहला और चौथा गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। तो ओनली 2 and 3 आर ट्रू, बिकॉज जो न्यूक्लियर फोर्स होती है एक तो वो चार्ज इंडिपेंडेंट होती है और दूसरा वीक नहीं होती, स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द न्यूक्लियाई 6 C 13 and 7 and 14 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो आप देखिए 13 - 6 7, 14 - 7 7। तो बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सो दैट इज व्हाई दे विल बी कॉल्ड आइसोटोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज, ये हम मास इफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी में देखेंगे जाके। न्यूक्लियर फोर्स अराइजेस फ्रॉम द कंटीन्यूअस एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल नोन एज, मैंने भी आपको बताया कि वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो पाई मेसॉन्स होते हैं, राइट। सो नाउ लेट अस सी द कांसेप्ट ऑफ मास इफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास इफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, राइट। मास इफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है उससे रिलेटेड ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सो इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक बात देखिए कि फर्स्ट कीजिए कि मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम। तो उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 उसमें क्या होते हैं, जिसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं, राइट। अब जरा देखिए किसी भी न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उन सबका मास किस तरह लेंगे। एक प्रोटॉन का मास mp है 1.00727 U, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? z। तो z mp क्या हो गया, ये किसी भी दिए गए न्यूक्लियस में सारे के सारे प्रोटॉन्स का मास है, राइट। इसी तरीके से किसी भी न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं वो हम कैसे लेते हैं, वो हम लेते हैं a - z से। सो a - z आ गया आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और mn क्या आ गया, एक न्यूट्रॉन का मास। अब ये टोटल क्या हो गया, ये हो गया, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, सम ऑफ द मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियाई। ये इंडिविजुअल न्यूक्लियाई के मास का आपने सम कर लिया। अब अगर आप हीलियम की एग्जांपल लें तो इसमें Z भी 2 है और इसमें न्यूट्रॉन भी 2 है। अब फर्स्ट कीजिए, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि फर्स्ट कीजिए प्रोटॉन भी 1 किलो का, न्यूट्रॉन भी 1 किलो का। तो यहाँ पे क्या है, 2 × 1 + 2 × 1 4 किलो आना चाहिए। अब जब आप इस प्रोटॉन, इन 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स को फ्यूज टुगेदर करेंगे और हीलियम बनाएंगे, तो जो बनने वाला हीलियम होगा उसका भी कोई ना कोई मास होगा। न्यूक्लियस, मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम होना तो 2 + 2 से 4 चाहिए, लेकिन होता क्या है कि ये जो मास है वो है रिजल्टेंट न्यूक्लियाई का मास। होता क्या है कि सम ऑफ द मैसेज ऑफ द इंडिविजुअल न्यूक्लियाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मास ऑफ द रिजल्टेंट न्यूक्लियस। यानी कि अगर ये 4 है ना तो ये कितना होगा, ये 3.5 होगा, लेट अस सपोज। यानी कि 2 + 2 मिलकर 3.5 बनाएंगे, राइट। ये जो डिफरेंस इन मास है इसको बोलते हैं क्या, मास डिफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि 4 को मिला के 3.5 आया, 0.5 किधर गया। तो इसका आंसर ये है कि देखिए, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप E = mc², इस मास डिफेक्ट को अगर आप c² से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट द टर्म बाइंडिंग एनर्जी, राइट। यानी कि जो मास डिफेक्ट आया 0.5 यहाँ रखेंगे, उसको c² से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी। अगर आपको मास डिफेक्ट दिया हुआ है AMU में, तो फिर लेट सपोज ये वाला जो मास डिफेक्ट है ये 0.5 AMU अगर आपको दिया हुआ है, तो फिर क्या करेंगे, सिंपल इसकी बाइंडिंग एनर्जी बनानी है तो 0.5 U या AMU लिख लें। तो 0.5 U की जगह क्या लिखेंगे, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो क्या बन जाएगी, वो बाइंडिंग एनर्जी बन जाएगी। सो दिस इज मास डिफेक्ट, और U की जगह 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो कि उसका एनर्जी इक्विवेलेंट है, वैल्यू पुट कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। अब हाउ वी कैन डिफाइन दैट बाइंडिंग एनर्जी, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, एनर्जी नीडेड टू मेक अ न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स, या एनर्जी नीडेड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स को मिलाकर एक न्यूक्लियस बनाने के लिए, या एक न्यूक्लियस को तोड़कर
इनको डिसोसिएट करके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी से रिलेटेड दो पैरामीटर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, अगर आप इस मैस डिफेक्ट को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से, तो यू विल गेट अ टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और वो टर्म क्या है जी, पैकिंग फ्रैक्शन। सो बेसिकली व्हेन आई से पैकिंग फ्रैक्शन, सो पैकिंग फ्रैक्शन मींस मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन। और सिमिलरली अगर ये जो बाइंडिंग एनर्जी आपने यहाँ रखी है, इसको अगर आप जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर दें, तो वो क्या आ जाएगी आपके पास टर्म, वो आ जाएगी आपके पास बाइंडिंग फ्रैक्शन। अब ये जो दो टर्म्स हैं, ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। किसी भी न्यूक्लियस के लिए जितना ज्यादा उसकी पैकिंग फ्रैक्शन होगी या बाइंडिंग फ्रैक्शन होगी, मैं मैस इफेक्ट या बाइंडिंग एनर्जी की बात नहीं कर रहा, मैं मैस इफेक्ट पर न्यूक्लियॉन की बात कर रहा हूं और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की बात कर रहा हूं। सो जितना ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन और बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू होगी, वो दिया गया न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल होगा। So basically the stability of the nucleus is directly proportional to its packing fraction and binding fraction. अब आप ये सोचेंगे कि हमारी टेक्स्ट बुक में इन दो टर्म्स का कहाँ जिक्र है, तो इन दो टर्म्स का इन नामों से जिक्र नहीं है, लेकिन पेज नंबर 225 और 226 पर दो ग्राफ बनाए हुए हैं, एक मैस इफेक्ट पर न्यूक्लियॉन के लिए, एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के लिए, और मैं आपको वो ग्राफ दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये जो ग्राफ है इसमें ये आपकी बुक से ग्राफ लिया गया है। ये बायो पर क्या लिखा हुआ है, चेंज ऑफ मैस पर न्यूक्लियॉन। देखो यूनिट क्या, ये क्या लिखा हुआ है, डेल्टा एम ओवर ए। सो डेल्टा एम ओवर ए इज बेसिकली पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, और देखिए नेगेटिव साइन को इग्नोर करके देखिए, सबसे ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन किसकी है, आयरन की है, राइट। इसका मतलब है कि मैस इफेक्ट पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा किसका है, आयरन का है। और अगर आप अगले ग्राफ में जाकर देखें बाइंडिंग एनर्जी, जो मैंने डेफिनेशन भी आपको बताई हुई है, तो बाइंडिंग फ्रैक्शन क्या है जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो अगला अगर आप ग्राफ देखें तो आप देखें सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी किसकी है, आयरन की है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पैकिंग फ्रैक्शन के और बाइंडिंग फ्रैक्शन के। तो क्योंकि आयरन के लिए पैकिंग फ्रैक्शन और बाइंडिंग फ्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब है कि आयरन इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई अमंग ऑल द न्यूक्लियाई। सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो जो है वो क्या है, आपके पास आयरन है। एंड लेड इज द हैवीएस्ट स्टेबल। जरा डिफरेंस समझ लें, आयरन इज द मोस्ट स्टेबल, यानी कि अगर आपको बहुत सारे न्यूक्लियाई दिए गए हैं और पूछा जाए कि इनमें सबसे स्टेबल क्या, अब स्टेबल से क्या मुराद है, ऐसा न्यूक्लियस स्टेबल कहलाएगा जिसमें से अल्फा बीटा गामा रेज नहीं निकलती, जो अनस्टेबल होगा उसमें से निकलेंगे, वो हम बाद में आएंगे। सो अब जो स्टेबल न्यूक्लियस होता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी, उसका जो आप देख सकते हैं कि उसका जो मैस इफेक्ट पर न्यूक्लियॉन है यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन भी ज्यादा होती है, और उसकी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये देखो वाई में क्या लिखा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, वो भी जो है वो ज्यादा होती है, राइट। तो जिस तरीके से एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कब स्टेबल होते हैं, जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं, इसी तरह से एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स कब स्टेबल होते हैं, जब उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू या मैस इफेक्ट पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू ज्यादा हो। अब आप जरा गौर कीजिए, मैं आपको जस्टिफाई करूंगा इस ग्राफ से कि वाई फिशन एंड फ्यूजन अकर। फिशन और फ्यूजन को हमने जो है वो बाद में डिटेल से पढ़ना है, फिशन और फ्यूजन को। तो मैं आपको बताता हूं कि फिशन और फ्यूजन होते क्यों हैं। तो मैं दोनों की जनरल इक्वेशन लिखता हूं, पहले लिखता हूं फ्यूजन की, इनके दरमियान में सेट होता है, लेकिन मैं फाइनल इक्वेशन लिख रहा हूं। सो दिस इज द फ्यूजन रिएक्शन, और फिर दिस इज द फिशन रिएक्शन, राइट। बेरियम क्रिप्टॉन 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। अब अगर आप देखें फ्यूजन रिएक्शन, सबसे पहले देखिए ये है रिएक्टेंट्स, ये है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किधर है, ये है, और प्रोडक्ट किधर है, प्रोडक्ट ये है। किसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है, रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट की? प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन यानी कि बाइंडिंग फ्रैक्शन ज्यादा है। और मैंने क्या कहा था कि जिस भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन या बाइंडिंग फ्रैक्शन ज्यादा होगी वो स्टेबल होगा। सो इट मींस कि जो फ्यूजन रिएक्शन होता है दैट इज टू अटेन स्टेबिलिटी। ड्यूट्रियम ड्यूट्रियम मिलकर हीलियम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हीलियम की बाइंडिंग फ्रैक्शन ज्यादा है, हीलियम मोर स्टेबल है। इसी तरीके से इसी क्वेश्चन में वेयर इज यूरेनियम, यूरेनियम जो है ये न्यूक्लियॉन नंबर है 235 की तरह, वो ये पड़ा हुआ है, यहाँ होगा यूरेनियम 235, राइट। एंड वेयर इज बेरियम और क्रिप्टॉन, ये जो मिडिल साइज न्यूक्लियाई है ना, इनमें वो आते हैं बेरियम और क्रिप्टॉन। तो वंस अगेन देखिए रिएक्टेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है, और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है। दीज आर द प्रोडक्ट्स। इट मीन्स के वेदर इट इज फिशन वेदर इट इज फ्यूजन, बोथ आर डन टू अटेन स्टेबिलिटी। फिशन या फ्यूजन के नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं, और वो स्टेबल होती हैं बाय रिलीजिंग द एनर्जी। इसलिए आप देख लें कि फिशन रिएक्शन में भी एनर्जी रिलीज होती है और फ्यूजन रिएक्शन में भी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो न्यूक्लियाई, अब आप देखें कि आफ्टर फ्यू अर्ली हिकअप्स जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है इट ऑलमोस्ट रिमेंस कांस्टेंट, खास तौर पर फिर जब एटॉमिक नंबर जो है वो 210 आता है, उससे कम पर फिर उससे आगे जो है फिर क्या होता है, वो फिर रेडियोएक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, और वो इसलिए होती है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम हो जाती है, हम इसको बाद में देखेंगे। और ये जो पीक्स हैं, ये जो एक्सेप्शनल बिहेवियर आ रहा है इस ग्राफ में, यहाँ पर, तो इनकी वजह मैजिक नंबर्स होते हैं, इनकी वजह होती हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इवन तादाद में होना। ये मतलब आपकी समझने की बातें नहीं है। अभी हमने जो इस ग्राफ पे फोकस करके रिजल्ट निकाले वो ये कि अगर किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा नहीं होगी तो फिर वो इन रिएक्शंस के थ्रू स्टेबल होने की कोशिश करेगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट द फिशन रेडियो एक्टिविटी, यहीं से हम जो है वो रेडियो एक्टिविटी की तरफ जा सकते हैं। अब ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 210 से ज़्यादा होता है, लेड के बाद स्टार्ट कर ले, फिर क्या होता है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इतनी कम हो जाती है कि उनमें से अल्फा बीटा और गामा रेज निकलना शुरू हो जाती है। और अल्फा बीटा गामा रेज निकलने का ये अमल उस वक्त तक जारी रहता है जब तक वो अल्टीमेटली लेड ना बन जाए। इस अमल को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। रेडियो एक्टिविटी की तरफ हम बाद में आएंगे, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैस इफेक्ट पर न्यूक्लियॉन इज कॉल्ड, आपको पता है कि उसको हम पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें वो कहते हैं कि द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। तो टोटल एनर्जी फॉर न्यूट्रॉन कितनी आ जाएगी जी, टोटल एनर्जी फॉर न्यूट्रॉन आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि उसमें 2 पार्टिकल्स होते हैं ना, तो ये आ जाएगी 2.224 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये न्यूट्रॉन की टोटल है, राइट। तो ये 2.24 इधर आ गया जी, प्लस 2.24 इधर आ गया जी, और फिर ये जो हीलियम बना इसकी कितनी है जी 7.047 पर न्यूक्लियन है। टोटल कितनी हो जाएगी, हीलियम में 4 न्यूक्लियन होते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 ये 28 पॉइंट समथिंग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। वो कहते हैं जी एनर्जी रिलीज। अब आप डिफरेंस देख लें, 2 और 2 4, 28 माइनस 4 24 के राउंड अबाउट क्या आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी। सो जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, वो दैट विल बी ऑप्शन सी, 23.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
If in a nuclear fusion process the masses of the fusing element be m1 and m2 and the mass of the resultant nucleus be m3, then हमें पता है कि जो resultant nucleus है उसका mass दोनों के इंडिविजुअल mass से छोटा होगा. So option C will be the right option, right? So अब मैंने आपको बताया था कि जो भी न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा तो फिर क्या होगा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उससे अल्फा बीटा गामा रेज निकलेंगी. ये जो अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं ये आपको पता है कि हेनरी बेकरेल ने एक्सपेरिमेंट किया था. उस एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स हम थोड़ी सी शेयर करते हैं स्लाइटली. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल रेडियो एक्टिविटी. सो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, देखें एक हैवी एलिमेंट जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है वो दो तरीकों से स्टेबिलिटी गेन कर सकता है. एक तो ये कि उसमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकले जिसको आप नेचुरल रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, या फिर आप उसको बम्बार्ड करें लाइक जिस तरह से आपने फिशन रिएक्शन में एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं आप यूरेनियम 235 पर और उसको तोड़े तो फिर उसको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं. सो स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल रेडियो एक्टिविटी. ये आपके पास एक आयन सोर्स है, एक रेडियो एक्टिव सोर्स है. इसे अगर आप इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो तीन तरह के रेडिएशन इसमें से होती हैं प्रोड्यूस. कुछ रेडिएशन होती हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती हैं, इनको गामा रेज बोलते हैं. इसके अलावा कुछ रेडिएशन होती हैं जो राइट साइड पे यानी कि नेगेटिव की तरफ मुड़ जाती हैं, इनको अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं या अल्फा रेज बोलते हैं. और कुछ रेडिएशन होती हैं जो कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ चली जाती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम जो है वो बीटा रेज बोलते हैं. अबाउट देयर नेचर जो ये हैं, ये अल्फा रेज इन दोनों से डिफरेंट है, राइट. अल्फा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, कंपोज्ड ऑफ फोटॉन्स. वही बात कि ना इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड असर करेगी ना इन पे मैग्नेटिक फील्ड असर करेगी, इनका रेस्ट में जीरो होगा वगैरह वगैरह. जो हमने एक्स रेज की प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना वही इन रेज की प्रॉपर्टीज होती हैं. और इनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है. जो अल्फा रेज होती हैं ये क्या होती हैं जी, दीज आर द हीलियम न्यूक्लियाई और इन पे चार्ज क्या होता है जी +2e होता है. और जो बीटा रेज होते हैं दीज आर दी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बीटा रेज दो तरह की होती हैं वैसे, एक नेगेटिव बीटा रेज होती है, पॉजिटिव बीटा रेज होती है. नेगेटिव बीटा रेज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव बीटा रेज आर फास्ट मूविंग पॉजिट्रॉन्स. लेकिन आपकी बुक में पॉजिट्रॉन्स को डिस्कस नहीं किया हुआ तो बेटर है कि आप भी डिस्कस ना करें. मैं इसको न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के टॉपिक में बताऊंगा सही, लेकिन बेटर है कि आप इसको डिस्कस ना करें, राइट जी. सो अगर आप दो चीजें हैं, एक होती है पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेटिंग पावर, और एक होती है आयोनाइजेशन पावर, आयोनाइजेशन पावर. तो अगर आप पेनिट्रेशन पावर के एतबार से देखें सबसे ज़्यादा होती है गामा रेज की, दूसरे नंबर पे होती है बीटा रेज और तीसरे नंबर पे होती है जी अल्फा रेज. बिकॉज ये शेयर करता है एनर्जी मोस्टली आयोनाइज होता है, आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करता है तो इसलिए थोड़ा सा ट्रैवल करता है. एंड एज कम्पेयर टू द आयोनाइजिंग पावर तो पहला नंबर होता है अल्फा रेज का, दूसरा नंबर होता है बीटा रेज का और तीसरा नंबर किसका होता है जी गामा रेज का. यानी कि द पार्टिकल इज दैट इज मोर पेनिट्रेटिंग, इट इज लेस आयोनाइजिंग. सो ये मैंने एक टेबल में कुछ प्रॉपर्टीज शेयर की हैं. क्या होते हैं जी, अल्फा रेज क्या है जी, हीलियम के न्यूक्लियस है. बीटा रेज क्या है, दे आर इलेक्ट्रॉन बेसिकली. गामा रेज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं. चार्ज अल्फा पार्टिकल पर +2e होता है, इन पर -e होता है. ये न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं. आयोनाइजिंग पावर 100 टाइम ग्रेटर देन बीटा रेज एंड 10,000 टाइम ग्रेटर देन गामा रेज. ये इनकी कंपैरेटिवली लो होती है और इसकी आयोनाइजेशन पावर बड़ी लेस होती है. पेनिट्रेटिंग पावर इसकी लो होती है, इवन स्टॉप बाय थिक पेपर. और पेनिट्रेटिंग पावर इज ग्रेटर, इसकी अल्फा से पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है और इनकी जो है वो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है. और इसके अलावा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों से इफेक्ट होते हैं और ये जो है दोनों से इफेक्ट होते हैं. जबकि गामा रेज ना इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है ना मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है. आपको पता है कि उस पर चार्ज नहीं होता. और स्पीड की अगर आप बात करें तो 1/10 to 1/20 टाइम्स दी स्पीड ऑफ लाइट होती है. ये 9/10 टाइम्स दी स्पीड ऑफ लाइट है और ये क्या है, दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट. सो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था. अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं. क्वेश्चन देखिए जी, रेडियो एक्टिविटी इज द फिनोमेना एसोसिएटेड विद द डिके ऑफ द न्यूक्लियस. जब एक न्यूक्लियस डिके होता है तो यानी कि अपने बिकॉज ऑफ इट्स लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जब वो डिके होगा तो फिर क्या होगा, उसमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकलेंगी to attain the stability. So alpha beta gamma radiations are emitted by the radioactive substance spontaneously emit होती हैं. मतलब कोई खास टाइम नहीं है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. और ये जो रेडियो एक्टिविटी होती है इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है. जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको तो आप टेम्परेचर या प्रेशर के जरिए फास्ट या स्लो कर सकते हैं ना, लेकिन जो रेडियो एक्टिविटी होती है इट्स अ कंप्लीटली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है. आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस होता है. The radioactive nuclei may emit all the 3 alpha, beta and gamma radiation simultaneously, all the 3 alpha, beta and gamma one after the other. Only alpha and beta simultaneously, only alpha, beta और gamma at a time. One out जरूरी नहीं कि अगर alpha निकले या फिर beta भी निकले, gamma भी निकले, इकट्ठी भी निकलती हैं एक दूसरे के बाद भी. जरूरी नहीं है कि निकले alpha और beta, जरूरी नहीं कि simultaneously निकले. कोई भी निकलेगी ना एक वक्त में एक निकलेगी, right? So only alpha और beta और gamma at a time. तो D option is the right option. So इसके अलावा देखिए, out of the following the one which can pass through 20 cm thickness of steel, क्योंकि gamma rays की power of penetration बहुत ज़्यादा होती है.